वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट है, हमने जो पूरा कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अपनी स्टडी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमने एक श्रृंखला आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट की है जिसका नाम है माधव श्रृंखला। इस श्रृंखला का मेन उद्देश्य है कि आप लोगों के पास डेली इस श्रृंखला के माध्यम से पार्ट वाइज हम लगभग 11 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सके। यानी कि ये 11 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर किस तरीके से आपको लिखने हैं, कितना सफिशिएंट आपको एक्सप्लेन करना है या आंसर आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये सीरीज़ हेल्प कराएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके सामने सेक्शन ए आता है, और जैसे जैसे क्वेश्चन को आप पढ़ते जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस तो माधव श्रृंखला में इंजीनियर्स गेटवे पर हमने पढ़े हुए हैं, या इंजीनियर्स गेटवे पर 2 मार्क्स का जो वन शॉट वीडियो बना हुआ है वहाँ पर हमने पढ़े हुए, तो आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर स्टार्टिंग आपकी बेहतर हो गई पेपर एग्ज़ाम हॉल में तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ये गारंटी है। जो बच्चे हमसे फिजिक्स पढ़ चुके हैं, जो बच्चे हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं, जो एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं, जो आपका मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के, अगर वो सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो वो बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है, कितना बेहतरीन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो माधव श्रृंखला का आज हम पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं, यानी कि पार्ट नंबर 6। पार्ट 5 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अगर आपने पहले 5 भाग नहीं देखे हैं। तो चूंकि 5 भाग हो गए हैं तो यानी कि 55 क्वेश्चन हमने वहां पर कवर अप कर लिए हैं। आज हम 56 से 66 तक जाएंगे। 11 क्वेश्चन आज हम यहां पर भी कवर करेंगे, यानी कि 11 क्वेश्चंस का सगुन थोड़ी ही देर में आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप शेयर कर दीजिए अपनी इस वीडियो को अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, जिससे कि अगर आपके साथ कोई कहीं पर भी बच्चा जुड़ा हुआ है तो वो इस सीरीज का लाभ उठा सके और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सके। देखिए, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स आते हैं, चूँकि हम AKTU को फोकस करके सिलेबस करा रहे हैं या टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर आपके टॉपिक्स या आपकी सिलेबस में वो टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर कवर अप करा रहे हैं, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे भी यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो, मुंबई यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में तो आप इनका लाभ अवश्य उठाएं। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, अगर आगे मैं बताऊं तो ये हमारा थोड़ा सा हमारे YouTube चैनल के बारे में मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर पार्ट में मैं बताता भी हूँ, और जो स्पेशल है वो हैंड रिटन नोट्स मात्र 49 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको वो नोट्स मिलेंगे देखने को, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। केवल और केवल आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, उस टॉपिक के नोट्स को अपने पास रखिए, गारंटी है आप एक बार में ही 90% उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप स्टार्टिंग में एक बार में ही 100% नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, और बशर्ते आप अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल को, मुझे तो लगता नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करिए मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड एक्स रेज को। यानी कि मॉडिफाइड रेज क्या है और अनमॉडिफाइड एक्स रेज क्या है, उनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मतलब कोई अगर फोटोन आपका टकराता है एक रेस्ट में रखे हुए इलेक्ट्रॉन से,
तो उसमें क्या चेंज हो जाता है, वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। एक को मॉडिफाई बोला गया है, एक को अनमॉडिफाई बोला गया है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अनमॉडिफाइड एक्स रेज आर द नेचुरल रेज, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्स रे डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय ए एक्स रे सोर्स। मतलब अनमॉडिफाइड जो एक्स रेज है वो एक्चुअल में जो रेज होती हैं, नेचुरल जो रेज हैं, जो किसी एक एक्स रे रिसोर्स के साथ या के द्वारा जनरेट की गई हैं वो होती हैं। जबकि मॉडिफाइड एक्स रेज जो होती है आर इनिशियली अल्टर्ड और मैनिपुलेटेड एक्स रेज, यानी कि वो एक ऐसी रेज है जो मैनिपुलेट की गई हुई है ना, विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक हैं, या आप कह सकते हैं कि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक में मॉडिफिकेशन हो गया है, सच एज बीइंग वो मोनोक्रोमेटिक फॉर्म में हो सकती है, पोलराइज्ड फॉर्म में हो सकती है, या फेस शिफ्ट के साथ हो सकती है, टू सूट द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। वो जिस एप्लीकेशन के लिए हमने उसको मॉडिफाई किया है उसके साथ सेट हो सकती है, उसके हिसाब से हो सकती है, एंड एनहेंस इमेजिंग और एनालाइजिंग कैपेबिलिटी, और जिससे कि वो एनहेंस कर पाएंगे इमेजिंग या उसके एनालाइजिंग कैपेबिलिटी को। तो आई होप मॉडिफाई एक्स रे क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें कि हमारे पास कोई गाड़ी थी और हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करा लिया है। मतलब अगर हमें उस गाड़ी में म्यूजिक प्लेयर बहुत ही लाउड की नीड थी तो हमने अपना वाला पहला जो गाड़ी के साथ आया था उस जो जिसकी आवाज़ कम थी उसको हमने हटवा दिया और लाउड म्यूजिक प्लेयर वहाँ पर लगवा दिया। तो ये क्या हो गया, एक मॉडिफिकेशन हो गया गाड़ी में, है ना। और डिफरेंट चीज़ें हमने स्टिकर्स लगवा दिए अपनी गाड़ी पर, तो दीज आर द मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक किसी रीज़न के लिए, है ना। तो वैसे ही आपका एक्सरे में किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए हमने उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक में मॉडिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। तो वो आपका मॉडिफाइड एक्सरे कहलाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि द लाइट रे फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट बल्ब्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस। यानी कि ये क्वेश्चन हमने, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा, पार्ट नंबर 5, तो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन कवर अप किया हुआ है कि जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं या दो इंडिपेंडेंट बल्ब जो हैं लाइट के, वो इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये रीज़न आप बताइए। बस इसलिए नहीं करते क्योंकि दोनों से जो लाइट निकल रही है वो कोहेरेंट लाइट नहीं है, यानी कि वो दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। जब कोहेरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बस यही रीज़न है। तो दैट light rays from the two independent bulbs do not show interference because the sources are incoherent। क्योंकि दोनों sources incoherent हैं, means that their light wave has random phase difference। उनसे जो लाइट निकल रही है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो रैंडम है, समय समय पर चेंज हो रहा है। दैट कैंसिल आउट एनी ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कैंसिल करता है किसी भी ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न को, है ना। यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इंटरफेरेंस रिक्वायर कोहेरेंट सोर्सेज, चूंकि इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है, जो कि प्रोवाइड कराते हैं कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेव्स। इसी वजह से दो इंडिपेंडेंट बल्ब जो हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं डायग्राम से बताऊं तो देखिए, डायग्राम कूद कर आया है यहाँ से, और ये डायग्राम बता रहा है दो कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइट आ रही है वो किस तरीके से आगे जाकर सुपर इम्पोज होकर आपको इंटरफेरेंस दे रही है। ये देखिए, एक बीम ऑफ लाइट इधर के सोर्स से आई, एक बीम ऑफ लाइट इधर सोर्स से आई, दोनों लाइट्स आगे आई। तो दोनों लाइट्स जब देखी हमने तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं, यानी कि इस तरीके से मिल सकती हैं। तो दैट मीन्स ये प्रोड्यूस करेंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहीं पर अगर इधर हम देखते हैं तो अगर इस सिचुएशन को प्रोड्यूस कर रही हैं, इस सिचुएशन को शो कर रही हैं, तो दैट मीन्स वी गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंटरफेरेंस, जब ये दोनों सोर्सेज कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्सेज आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसका लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ ये वेव्स आगे बढ़ रही हैं दोनों। जब ये सुपर इम्पोज करेंगी एक दूसरे के साथ, देन वी गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करेंगी, अब यहाँ पर कोई भी लाइट इंटेंसिटी आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगी। दैट मीन्स यू गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि यहाँ पर आपको लाइट क्या देखने को मिलेगी, जीरो देखने को मिलेगी। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हम इसको डार्क भी बोल देते हैं, ठीक है, और इसको हम ब्राइट बोल देते हैं। ठीक इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। उससे पहले ये कह रहा है कि पहले तो सर आप अपना कलर चेंज कीजिए पेन का। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि स्टेट द रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? बहुत अच्छे से हम 3 से 4 बार अपनी इस सीरीज में ही इस क्वेश्चन को रिपीट करा चुके हैं, क्योंकि ये पूछा ही इतनी बार गया है 2 मार्क्स में, है ना। तो रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? बेसिकली दो क्लोजली जो वेवलेंथ्स हैं उनको सेपरेट करना ही रेलाइंग क्राइटेरिया रिजोल्यूशन कहलाता है। तो ये आपका हमने लास्ट टाइम भी इसी पिक्चर से आपको एक्सप्लेन किया था। ये पिक्चर क्या कहना चाह रही है? ये पिक्चर बहुत कुछ कहना चाह रही है कि अगर आपके पास पहले सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे सोर्स के फर्स्ट मिनिमा पर इंसिडेंट हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि रेलाइंग क्राइटेरिया रिजोल्यूशन, यानी कि दो जो क्लोजली वेवलेंथ की लाइट थी वो सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट रहता है रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन का। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उससे पहले कलर चेंज किया पेन का। द रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन स्टेट्स दैट टू क्लोजली स्पेस्ड point or objects are just resolved when the central maxima of the diffraction pattern of one point या one source coincides with the first minimum of the diffraction pattern of the other source या other point. That's it. ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप स्टेटमेंट लिखें और ये अगर आप डायग्राम बना दें तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एग्जामिनर पर इतना बेहतरीन इंपैक्ट आपका पड़ेगा कॉपी को देखकर कि वो आगे के क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देता चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आप अपनी कॉपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने। आपने वहां पर लिखा क्या है, उससे बेहतर है कि आपने उस लिखावट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपने एग्जामिनर के सामने, जिससे कि एग्जामिनर आपका क्या हो, इंप्रेस हो आपकी कॉपी को देखकर। अगर आपको आगे जब एग्जामिनर कॉपी देखता है आपकी और लास्ट में कम समय में आपने कुछ चीज़ें कम भी लिखी हुई हैं, तो वो उसको भी कंसिडर कर लेता है कि हाँ बच्चे के पास हो सकता है समय कम रह गया हो, तो वो उसको कंसिडर करके आपको मार्क्स देकर निकल जाता है, अगर आपकी शुरुआत बेहतर है तो। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही आपकी कॉपी मर होता है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार कहते भी हैं सब कि अगर आप पेपर करना बैठते हैं एग्जाम हॉल में, तो जो क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर आता हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उसको आप सबसे पहले करिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जैसा एग्जामिनर के ऊपर जाएगा वैसे ही वो आपकी कॉपी चेक करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 59। व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? हाउ डज ए लाइट सिग्नल प्रोपोगेट थ्रू इट? और एक लाइट सिग्नल कैसे प्रोपोगेट करता है इससे, वो चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो पहले तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक थिन फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, जो कि डिज़ाइन होता है टू गाइड द लाइट अलोंग इट्स लेंथ। उसकी जो लेंथ है उसमें लाइट को गाइड करने का काम करता है, यानी कि रास्ता दिखाता है। जैसे आप अपनी टैब में पाइप लगाते हैं और पाइप से टैब में से जो पानी निकल रहा है उस पानी को डायरेक्शन देने का जो काम है वो कर रहा है वो पाइप। तो वैसे ही आपका लाइट को ट्रेवल करने के लिए उसकी लेंथ के अलोंग एक पाथ प्रोवाइड करा रहा है ऑप्टिकल फाइबर, है ना। लाइट सिग्नल प्रोपोगेट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर वाई अंडरगोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वो जो गाइड कर रहा है वो किस प्रिंसिपल के तहत कर रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के तहत, है ना। एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेरेंस, और जो कोर और क्लैडिंग की इंटरफेरेंस होती है, मतलब इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि ये तो है कोर और ये है इसके ऊपर क्लैडिंग, तो ये इसका इंटरफेरेंस हो गया। ये जो है ये, तो ये जो इंटरफेरेंस है ये गाइड कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। द कोर हैज़ ए स्लाइटली हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि कोर का क्लैडिंग से स्लाइटली बहुत माइनर में क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए देन द क्लैडिंग जो कि सराउंड रहती है इसके ऊपर। ठीक है, दिस कॉज द लाइट टू रैपिडली रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री, यानी कि जो जिससे होगा क्या कि जो लाइट है वो रैपिडली रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्लैडिंग के सरफेस से, जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल सके। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, अलाउइंग इट टू ट्रेवल अलोंग द फाइबर लेंथ विद मिनिमम लॉसेस। मिनिमम लॉसेस के साथ वो आपकी लाइट आगे बढ़ जाएगी।
ठीक है, डायग्राम से समझें तो देखिए इधर से आपका डायग्राम कूदता हुआ आएगा और ये देखिए आपको समझाने के लिए आ गया है डायग्राम। डायग्राम क्या कह रहा है कि इंजीनियर्स गेटवे पर बहुत ही अच्छी फिजिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, बस आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। ये डायग्राम सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाह रहा है। तो जो बच्चे आराम से फोकस करके विश्वास करके पढ़ेंगे एग्जाम तक, वो बहुत बेहतर करके आएंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए डायग्राम को समझ लेते हैं। थोड़ा सा मक्खन मैंने भी लगा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये कोर है, कोर को सराउंड किए हुए आपका क्लैडिंग, यानी कि क्लैडिंग ये है, ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये क्लैडिंग है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर मैं मानूं N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो कंडीशन क्या है, N1 ग्रेटर देन होना चाहिए N2 से। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस कोन है। एक्सेप्टेंस कोन क्या होता है, एक रेंज है एंगल की जिसके अंदर कोई भी लाइट इंसिडेंट अगर होती है ऑप्टिकल फाइबर में तो वो सब एंटर कर जाएंगे। आप देखिए अगर मैं यहाँ पर भी कोई लाइट इंसिडेंट करूँ तो इट कैन ऑल्सो एंटर इनटू द फाइबर, और अगर मैं इधर से भी कोई लाइट एंटर कराना चाहूँ तो इट कैन ऑल्सो एंटर इनटू द ऑप्टिकल फाइबर एंड प्रोपोगेट थ्रू इट। ठीक है, तो इसके अंदर, इसके बाहर देखिए दो लाइट जा रही हैं, एक इधर से ये लाइट जा रही है, ये भी बाहर निकल गई है, एक इधर से जा रही है, ये भी बाहर निकल गई है। तो जो लाइट आपकी क्लैडिंग में पहुंच गई वो क्या हो गई, लॉस हो गई, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं रहा है। ठीक है, तो ये लाइट आपकी आगे जा रही है और प्रोपोगेट कर रही है, और यहाँ पर जैसे ही कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर टकराती है तो आप देखिए कोर में ही वापस हो जाती है, और इसी को बोलते हैं हम TIR। बहुत बेहतर तरीके से आपको डिटेल में एक वन शूट वीडियोस, जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स उन पर बच्चों ने दिया हुआ है, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उस वीडियो के लिए और अपने पूरे ही यूट्यूब चैनल के लिए। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ऑप्टिकल फाइबर, और एक ऐसी ही वीडियो हमारी लेज़र की बनी हुई है, अगर वो वीडियो देख लेते हैं आप दो ही मात्र, तो जो यूनिट नंबर आपकी 4 है वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। 20 मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और माधव सीरीज आप देख लीजिए, एक वन शूट वीडियो आपकी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की ही बनी हुई है पूरी, उसमें केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही कवर अप कराए गए हैं। तो ये वीडियोज़ अगर आपने देख ली तो 20 प्लस मार्क्स आपके 100% इस यूनिट के पक्के हो जाएंगे। बहुत ईजी यूनिट है। ठीक है, आप अगर स्टेप बाय स्टेप पूरी यूनिट्स को देखेंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया। कैसे उसमें सिग्नल प्रोपोगेट करता है वो हमने थ्योरेटिकल भी बता दिया और वो हमने डायग्राम की हेल्प से भी बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, 60 कह रहा है कि पहले तो सर कलर चेंज कीजिए पेन का। राइट द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द लेजर एक्शन। लेजर एक्शन को अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना जरूरी है, वो चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो क्या क्या होना जरूरी है भैया, पहले तो पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलना चाहिए, दूसरा ऑप्टिकल फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि ऑप्टिकल कैविटी का, या जिसको हम रेजोनेटर बोलते हैं, वो होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना इसलिए जरूरी है कि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे इकट्ठा होकर, तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ऑप्टिकल कैविटी क्या करती है, इस एमिशन को, जो एमिशन जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है और एमिट कर रहा है फोटोन्स, तो इसके एमिशन को या फिर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है ना। और इस सब का काम है, यानी कि जो ये काम हो रहा है ये किस पर्पज से या किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, स्टिमुलेटेड एमिशन पर बेस्ड है। और गेन मीडियम क्या है, जिसको हम एक्टिव मीडियम बोलते हैं, जहां पर आपका मटेरियल है जिसकी हेल्प से आप ये पूरा प्रोसेस करा रहे हैं, वो आपका कहलाता है एक्टिव मीडियम। ठीक है, तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी लेजर एक्शन के लिए। ठीक है, चलिए ये डायग्राम आया यहाँ से और इसने सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। देखिए ये यहाँ पर ऑप्टिकल कैविटी या रेजोनेटर के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है, और ये जो गेन मीडियम की हम बात करें यानी कि एक्टिव मीडियम, ये है जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इसके अंदर किस तरीके का मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर क्रोमियम के आयंस हैं, या इसके अंदर एल्युमिनियम के आयंस हैं, या इसके अंदर हीलियम नियॉन गैस के आयंस हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये एक्टिव मीडियम या गेन मीडियम के अंदर रहती हैं। देखिए यहाँ पर दोनों साइड मिरर लगे हुए हैं, एक तरफ आपका कंप्लीटली पॉलिश मिरर है, एक तरफ आपका पार्शली पॉलिश मिरर है। तो जो कंप्लीटली पॉलिश मिरर है, अगर उसकी तरफ लाइट जा रही है तो देखिए इससे टकरा कर लाइट पूरे की पूरे ये
रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्टेड एमिशन, है ना। ये आपके एक्साइटेड एटम्स हैं, ये आपके यहाँ पर मिरर्स लगे हुए हैं, देखिए टोटल रिफ्लेक्टर मिरर है और ये लाइट स्कैप कैविटी है, यहाँ से एक जगह हमने दे दी जहाँ से लाइट बाहर निकलेगी। फिर यहाँ पर ये आगे बढ़े तो कुछ लाइट यहाँ से उस स्पेस से निकल गई, ठीक है, ये बाहर आ गई। फिर ये लाइट, ये जो अदर बचे हुए थे, इस जो मिरर इधर लगा हुआ था पार्सली रिफ्लेक्टेड, उससे रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर की डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इधर की डायरेक्शन में भागे तो जैसे इधर पहुंचे तो ये तो कंप्लीटली पॉलिश्ड है सरफेस, तो इससे तुरंत टकरा के आपकी लाइट फिर वापस हो गई। अब देखिए पहले ये गुच्छा इतना था, अब ये गुच्छा और बढ़ गया है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे पहले एक ही बाहर निकला फोटोन, अब यहाँ पर दो है और सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक फोटोन आगे बढ़ रहा है। फिर आगे जो बचे हुए फोटोन थे वो टकराए, फिर इधर वापस हो गए। देखिए यहाँ पर अब ये थोड़ा सा गुच्छा और बढ़ गया है। अब जब ये फुल्ली पॉलिश सरफेस से टकराए तो ये सारे के सारे क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। अब देखिए आपका ये पूरा मटेरियल भर गया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स और ज़्यादा यहाँ से पास होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हाई स्ट्रेंथ के साथ फोटोन्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं सॉरी, और एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और ये आपका स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है। और ये जो शो कर रहा है कि ये जो ऑप्टिकल कैविटी है या जो रेजोनेटर है, ये कैसे आपकी लाइट को एम्पलीफाई कर रहा है जो एमिट हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है लेजर एक्शन के लिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जो कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा गया है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए सेक्शन बी में ही 2 मार्क्स के मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, सेक्शन ए में भी वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और पूछा है कि मैक्सिमम एनर्जी फ्लो क्या होगा। ये यहाँ पर पूछा गया है पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का, ठीक है। चलिए तो टू फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो वी नीड टू कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर। सबसे पहले हमें नीड है कि पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैलकुलेट करें, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि हम इससे पहले जो हमने पार्ट पढ़ा था, पार्ट नंबर 5, उसमें हम पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। वो क्या कहता है कि पॉइंटिंग वेक्टर ये कहता है कि पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शनली एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी का जो फ्लो है, ट्रांसफर है एनर्जी का पर यूनिट एरिया, उसको बताता है ना, जो कि S = E/V होता है, अपॉन में म्यू नॉट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये S, E, V और म्यू नॉट क्या है, S जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, आप वेक्टर के लिए यहाँ पर सिंबल लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, V जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, और म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी को शो कर रहा है फ्री स्पेस की, क्योंकि म्यू नॉट यहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है 100 वोल्ट्स पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है 0.265 एम्पियर पर मीटर। तो अब हमें पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन वी गेट S = 2.65/4 पाई × 10⁻⁻7, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके आप आंसर को चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। अगर कुछ वेरिएशन होता है तो आप उसको अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको थ्योरेटिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके न्यूमेरिकल भी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, 62 क्वेश्चन जो है वो डिफाइन करा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ द स्किन डेप्थ फॉर द हाई एज वेल एज द लो फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म। मतलब सबसे पहले तो हमें स्किन डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसने स्किन डेप्थ में भी उसको हाई और लो दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए पूछा है। तो अगर आप स्किन डेप्थ के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि स्किन डेप्थ क्या है, जो आपका डेप्थ है, मतलब कोई भी मटेरियल है उसकी अगर हम डेप्थ में जाते हैं, है ना, तो उसमें जो डेप्थ है कंडक्टिंग मटेरियल का, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड, अगर हम किसी मटेरियल के डेप्थ में जा रहे हैं तो वो 1/E इस फैक्टर के साथ क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है।
यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 37% एटीन्यूएट हो जाता है जब आप कंडक्टिंग मटेरियल के डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि स्किन डेप्थ क्या होता है। ठीक है, फिर इसको हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो स्किन डेप्थ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर स्किन डेप्थ इज द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब कंडक्टिंग मटेरियल है, इसका ये सरफेस है, उसके बिलो अगर हम बात करें एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एटीन्यूएटेड टू 1/E। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड है वो एटीन्यूएट होता है 1/E रेशो के साथ, लगभग अबाउट 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब अगर यहाँ पर 100 वैल्यू थी तो वो 37% के साथ एटीन्यूएट हो गया है, देन यहाँ पर 63 वैल्यू पहुंची है एट द सरफेस। ठीक है, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म, अगर हाई फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म की हम बात करते हैं तो द स्किन डेप्थ इज शैलो कन्फाइनिंग द करंट टू ए थिन लेयर नियर द सरफेस। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो स्किन डेप्थ जो है वो सैलो रहता है, कन्फाइनिंग रहता है करंट को टू द थिन लेयर नियर द सरफेस। वाइल द लो फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें वेवफॉर्म की तो द स्किन डेप्थ इज लार्ज, वो लार्ज रहता है लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, चूंकि अलाउइंग द करंट टू पेनिट्रेट द डीपर इनटू द कंडक्टर। अब ये बात यहां पर समझिए, देखिए ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है तो ये कम डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पाएगा, और वहीं पर ये तो हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये है आपका लो फ्रीक्वेंसी, ये है आपकी लो फ्रीक्वेंसी, मैंने न्यू से इंडिकेट किया है, या आप एफ से भी बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, है ना। तो ये आपका ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट करेगा आपकी कंडक्टिंग मटेरियल को। यही है हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म का कॉन्सेप्ट फॉर द स्किन डेप्थ। क्लियर हुआ? आई होप स्किन डेप्थ भी आपको डिफाइन हो गया होगा। यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म और लो फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म का क्या इफेक्ट पड़ता है स्किन डेप्थ पर, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए, मतलब कहने का ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ तक ही उसको क्या कर रही थी, पेनिट्रेट कर पा रही थी मटेरियल को, वहीं पर लो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेवफॉर्म है वो उसको डीपर तक पेनिट्रेट कर पा रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो व्हाट इज द कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो अगर आपने कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कॉम्पटन इफेक्ट का स्टेटमेंट भी और कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब जो फॉर्मूला होता है वो भी। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या करता है, कॉम्पटन इफेक्ट बताता है डिक्रीज इन द एनर्जी और इंक्रीज इन द वेवलेंथ। कैसे लिखेंगे आप इसको, द कॉम्पटन इफेक्ट इज द डिक्रीज इन द एनर्जी और इंक्रीज इन द वेवलेंथ। मतलब कोई भी फोटोन अगर आपका इंसिडेंट होता है किसी रेस्ट में रखे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो क्या करता है, जब वो मतलब कोलाइड हुआ उस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसकी जो एनर्जी है वो तो डिक्रीज हो गई, लेकिन वेवलेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है ऑफ एक्सरे और गामा रेज व्हेन दे इंटरेक्ट विद फ्री और लॉसली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल। मतलब किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है, या तो वो फ्री है या फिर वो बहुत ही लो फोर्स के साथ बॉन्ड है, जिससे कि जैसे ही उससे टकराए इंटरेक्ट करे वो क्या हो जाए, लॉस होकर यानी कि फ्री हो जाए मूव करने के लिए, रिजल्टिंग इन द स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन एट एन एंगल फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से वो क्या हो जाए, स्कैटर हो जाए। यानी कि अगर वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था तो वो टकरा कर या तो इधर चला जाए या इधर चला जाए, किसी एक एंगल पर क्या हो जाए, स्कैटर हो जाए। ठीक है, द कॉम्पटन शिफ्ट इज द चेंज इन द वेवलेंथ। ये देख रहे हो ना आप, इंक्रीज हो जाती है वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर फोटोन गिवन बाय द फॉर्मूला। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन M फॉर द इलेक्ट्रॉन, अगर हम बोलें M फॉर इलेक्ट्रॉन इंटू C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जिस एंगल पर आपका फोटोन स्कैटर हुआ है यानी कि थीटा एंगल। ये आपका चेंज इन वेवलेंथ यहाँ से मेजर होता है, और यही आप कॉम्पटन इफेक्ट के डेरिवेशन में ड्राइव भी करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको मैं अगर डायग्राम से आपको बताना चाहूँ तो डायग्राम यहाँ पर कॉम्पटन स्कैटरिंग को आपको दिखा रहा है यहाँ पर।
है ना। ये आपका ये फोटोन आ रहा है, इंसिडेंट फोटोन जिसकी हम बात कर रहे थे। ये रेस्ट में रखा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है इससे टकराता है। अब टकराने के बाद ये कुछ अपनी एनर्जी इसको दे देगा, तभी तो ये मूव करेगा। अब इसको जैसे एनर्जी दी तो ये इधर की तरफ भाग गया किसी एंगल फाई के साथ, और जो फोटोन था वो स्कैटर हो गया एंगल थीटा के साथ। ठीक है, स्कैटर फोटोन है यहाँ पर, और ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बोला गया है, मतलब इसके साथ कोलाइड करने के बाद ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागा है। तो यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ जो होगा वो ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा, यानी कि आफ्टर द स्कैटरिंग, और इनिशियल वेवलेंथ जो थी फोटोन की वो आपका माइनस होकर चेंज इन वेवलेंथ आ जाएगी, जो कि h/m0c 1 - cos थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए किसी बुक में आपको ये डायग्राम ऐसे मिल सकता है कि फोटोन आपका इधर भाग रहा हो, है ना, और इलेक्ट्रॉन आपका इधर भाग रहा हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका ये एंगल फाई होगा, ये थीटा होगा, तो यहाँ पर एंगल फाई आ जाएगा। जिस एंगल पर आपका फोटोन स्कैटर हो रहा है वही एंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सबसे पहले तो पेन का कलर चेंज किया जाए। पेन का कलर चेंज करते ही वाई इज द ब्लैक द बेस्ट एमिटर। ब्लैक जो है वो बेस्ट एमिटर क्यों होता है? क्योंकि जो बेस्ट एब्जॉर्बर होगा वो बेस्ट एमिटर होगा। ठीक है, तो ब्लैक जो है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है, इसी वजह से ब्लैक जो है वो बेस्ट एमिटर है। यानी कि ब्लैक सरफेस पर आप कोई भी लाइट किसी भी वेवलेंथ की इंसिडेंट करेंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर वही ब्लैक सरफेस एमिट भी करेगा सारी लाइट को, सारी वेवलेंथ को। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा कि ब्लैक is considered the best emitter of thermal radiation because it absorb all the incident electromagnetic radiation। जो भी रेडिएशन उस पर गिर रहा है वो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी वजह से वो बेस्ट एमिटर है, रिगार्डलेस ऑफ द वेवलेंथ और एंगल ऑफ द इंसिडेंट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है, किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही, बस उसके सरफेस पर गिरनी चाहिए, है ना, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। According to Kirchhoff's law of thermal radiation, a perfect absorber is also a perfect emitter at the same temperature। अगर आपने हमारी इस श्रृंखला का भाग नंबर 1 देखा होगा तो हमने किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन का बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से 2 या 3 क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन किया है आपको, और उसमें यही बताया गया है कि जो परफेक्ट एमिटर होता है सेम टेम्परेचर पर वो परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होगा, तभी वो परफेक्ट एमिटर भी बना है। ठीक है, आगे सिंस ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन दे कैन ऑल्सो एमिट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ द रेडिएशन एट एनी गिवन टेम्परेचर। यानी कि जब उसने सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं तो कहीं ना कहीं एक टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो भी अमाउंट उसने एब्जॉर्ब किया था उसको रेडिएट भी करे। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपके पास एक कॉटन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, आप उस पर एक एक बूंद करके पानी इंसिडेंट कर रहे हैं, तो पहले क्या करेगा, वो पूरे पानी को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। एक स्ट्रेंथ ऐसी आएगी कि वो फिर उस पानी को निकालना स्टार्ट करेगा, है ना। और अगर आप एक उसको सर्टेन प्रेशर देंगे तो जितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया था वो उसको बाहर निकाल देगा। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, मेकिंग देम द बेस्ट थर्मल एमिटर कंपेयर टू द अदर कलर सरफेस। किसी अदर कलर सरफेस की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में ब्लैक सरफेस जो है वो ज़्यादा एमिटर होता है। ठीक है, चाहे आप रेड को ले लीजिए, ब्लू को ले लीजिए, ब्लैक को ले लीजिए, वो सॉरी वाइट को ले लीजिए, पर्पल को ले लीजिए, है ना। और इसका सबसे अच्छा आसान तरीके में आप समझ सकते हैं, जो आप शर्ट पहनते हैं, एक बार आप अपनी ब्लैक शर्ट पहनकर धूप में खड़े होकर देखिए, एक बार अपनी वाइट शर्ट पहनकर धूप में खड़े होकर देखिए। वाइट शर्ट जो है उससे जो सन की लाइट आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि उसमें आपको कम गर्मी महसूस होगी आपकी बॉडी को। वहीं पर अगर आपने ब्लैक कलर का कोई भी कपड़ा पहना हुआ है तो अगर आप धूप में खड़े हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी अपनी बॉडी के अंदर। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, सन रेडिएशन आ रहा है, एक तरफ एक पर्सन ब्लैक शर्ट पहने खड़ा हुआ है, एक तरफ एक पर्सन वाइट शर्ट पहने खड़ा हुआ है। तो जब इसके ऊपर वाइट शर्ट के ऊपर
सन का रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसमें कम एब्जॉर्ब होती है लाइट, यानी कि ये कम हीट को यहाँ पर महसूस होने देता है बॉडी को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी लाइट इंसिडेंट हुई है वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, यहाँ पर कुछ भी उसने एमिट नहीं किया। तो जब इसने एब्जॉर्ब किया तो मतलब सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो जितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब की वो बॉडी को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, यानी कि एमिट करेगा। तो वो फिर ज़्यादा हीट, ज़्यादा गर्मी हमको महसूस होती है। अगर इस एग्जाम्पल को आप करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ब्लैक शर्ट पहनकर धूप में खड़े होइए, फिर वाइट शर्ट पहनकर धूप में खड़े होइए, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किसमें ज़्यादा गर्मी लग रही है। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमने ऐसा महसूस किया है कि अगर हम ब्लैक शर्ट पहनकर जाते हैं तो ज़्यादा गर्मी लगती है और अगर हम वाइट शर्ट पहनकर जाते हैं तो कम गर्मी लगती है। मुझे आपके रिप्लाई का वेट रहेगा कि किस किस बच्चे ने ऐसी चीज़ें महसूस की हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि वाई द सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग इज इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम इज डार्क। मतलब रिफ्लेक्टेड सिस्टम में या रिफ्लेक्टेड सिचुएशन में सेंटर जो होता है न्यूटन रिंग्स का वो क्यों डार्क दिखाई देता है। अगर आपने न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान से पढ़ा है, उसकी कंडीशन आपको पता है पाथ डिफरेंस की, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या आता है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 ये रहता है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सेंटर की, तो अगर आप उसके मतलब किसको देखते हैं, जो सेटअप हम बनाते हैं तो उसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रखा होता है प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर, ऐसे ये है ना। अब जब प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहाँ पर प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो वहाँ पर जो है थिकनेस वो जीरो है। थिकनेस क्या है, इस प्लेन ग्लास प्लेट और इस प्लेनो कॉन्वेक्स के सरफेस के बीच की डिस्टेंस ही तो क्या है, थिकनेस है। तो ये t है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर t क्या है, जीरो। जब ये t जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। अब जब ये पूरी टर्म जीरो हो गई तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। और प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 अगर वेव लेकर चल रही है तो किस तरीके से होगी, देखिए ये वेव आगे बढ़ी ऐसे, ये वेव आगे बढ़ रही है, इसमें यहाँ से वेवलेंथ क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, या फिर मैं बोलूँ क्रस्ट से क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाती है ना। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर जो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस चल रहा है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका क्रस्ट नहीं होगा, क्रस्ट आपका यहाँ पर जाकर मिलेगा ऐसे। तो आप यहाँ पर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर इसका निगेटिव आ रहा है, जहाँ पर निगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको जीरो यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 का। और इसी वजह से सेंटर जो है वो कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है, ठीक है। चलिए लिखोगे कैसे, in the reflected Newton's ring system, the center appears dark because at the point of the contact between the plano-convex lens and the flat surface, there is no gap for the formation of an interference pattern. गैप ही नहीं है। और इंटरफेरेंस पैटर्न कब प्रोड्यूस होता है, जब दो सरफेसेस के बीच में गैप होता है। जैसे आपने देखा है, इससे पहले पढ़ा है आपने प्लेन ग्लास प्लेट्स में इंटरफेरेंस, यहाँ से लाइट आती है, यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ ये इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं। अगर ट्रांसमिट हो रही है तो यहाँ से यहाँ, इस तरीके से, है ना। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर थिकनेस है ही नहीं, तो एज ए रिजल्ट द लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द टू सरफेसेस आर इन द फेस, leading to the constructive interference as well as the bright rings. And however at the center where gap is zero, जहाँ पर gap zero है तो there is no path difference between the reflected waves, यानी कि जहाँ पर path difference है ही नहीं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड लाइट्स हैं वो क्या हो रही हैं, उनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस है नहीं। पाथ डिफरेंस है ये, यानी कि ये होगी टर्म जीरो। तो दैट मीन्स दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि रिजल्ट देता है वो डार्क सेंटर पर, ठीक है। क्योंकि पाथ डिफरेंस तो ये है, ये तो कंडीशन हो गई हमारे पास, है ना। तो इट मीन्स कि आपको वहाँ पर डार्क मिलता है। और ये जो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम होती है। पूरा डिटेल में देखने के लिए आप इसका पूरा
टॉपिक जो है वो वीडियो जरूर देख लें, वहाँ पर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किस तरीके से क्या कंडीशन हो सकती है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। सेटअप, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर दिखाया आपको कि ये आपका सेटअप है। यहाँ पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर, ये रहा प्लेन ग्लास प्लेट, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि यहाँ पर जो है वो टी की वैल्यू 0 है, और जब टी की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर आपको पार्ट डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जब लाइट इस सरफेस पर टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। और जब पार्ट डिफरेंस ही देखने को नहीं मिलेगा, थिकनेस 0 होगी, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो पार्ट डिफरेंस ऑटोमेटिकली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन प्लस माइनस λ/2 मेंटेन है, यानी कि लेकर चल रही है, वही यहाँ पर रहेगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पर डार्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कीजिए रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। अब इसका आंसर आप अपने आप से समझिए, सोचिए और लिखिए। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट मतलब इस पार्ट में भी शायद ये सेकेंड टाइम क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। इससे पहले पार्ट में भी ये इन्वॉल्व है, इससे पहले पार्ट्स में भी ये आ चुका है क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रे लाइन क्राइटेरिया रिजोल्यूशन स्टेट करता है कि दो क्लोजली स्पेस पॉइंट सोर्सेज या ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करना, वही आपका कहलाता है रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, डायग्राम अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये डायग्राम आई थिंक हम तीसरी बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक्स जो है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि वही चीज़ है जो आपस में कम्युनिकेट कराती है हमारा आपके साथ। मतलब हम किस तरीके का मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो केवल और केवल कमेंट के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ बेहतर कराना चाहते हैं या फिर आपको कहीं पर लगता है कि कहीं पर हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को बच्चों तक शेयर नहीं किया है तो बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इन वीडियोस का, हमारे इस प्रयास का जो हम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।